कौन रिपोर्ट करे? So may I start the session, ma'am? हाँ मैम। Okay. So लास्ट क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला टॉपिक। तो एक बार मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ कि हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यस, तो लास्ट क्लास में हमने सेल साइकिल, जो कि एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसमें हमारे पास क्या आता है, माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में हमने समझा था। देन हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया था नेक्स्ट वन, दैट इज मियोसिस। मियोसिस हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन होता है, जबकि माइटोसिस आपके पास इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में जो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पार्ट 2 है टॉपिक का नाम। और इसमें हमारे पास है रिप्रोडक्शन। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो हमारे पास रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमारे पास रहता है दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, तो ये आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय आइदर बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो अर्लियर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है उसी से ही एक नया ऑर्गेनिज्म का तैयार होना। नाम से ही पता लग रहा है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मींस जो आपके पास अर्लियर जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसी से ही नया ऑर्गेनिज्म तैयार होना, दैट इज रिप्रोडक्शन, एज द नाम से ही हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होना, पहले से एग्जिस्ट जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है वहीं से ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनना, क्या कहलाता है आपका, रिप्रोडक्शन। सो अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास रिप्रोडक्शन के ना मेनली 2 मेथड्स होते हैं। पहला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। जब नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन रहा है बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। अब देखिए, एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से, और मतलब बेसिकली जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो सेम स्पीसीज का ही होगा। ठीक है, वो सेम स्पीसीज का ही होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कोई क्या क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे किसी प्रकार से कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा? नो। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ठीक है, सो एट दिस रिप्रोडक्शन, एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो गैमेट्स हैं, जो डिफरेंट गैमेट्स हैं, ठीक है, उनका कोई यूनियन नहीं होता है आपस में, है ना, आपस में वो नहीं मिलते हैं। सो द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज द, तो इसी वजह से जो यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, that has exact genetic similarity with the reproducing organism। ठीक है, इसी वजह से ना, जैसे मान लीजिए जो बेसिकली जो आपके पास नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बना, ठीक है, वो सिमिलर होगा, वो सिमिलर होगा पेरेंट की तरह, मतलब जैसा पेरेंट है वैसा ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, जिस तरह का पेरेंट है वैसा ही आपके पास नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिक, अगर मैं जेनेटिक वे में देखूं, यानी कि जीन्स के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो जेनेटिक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। जैसा पेरेंट है वैसा ही आपके पास जो न्यू ऑफस्प्रिंग है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, इस तरह की रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये होती है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी मीन्स सिंगल। ठीक है, ये ऐसे तरह की रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। रिमेंबर, ये ऐसी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो that type of reproduction is called as asexual type of reproduction and it is your uniparental reproduction, right? और एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान में रखनी है, that it occurs by mitotic cell division। देखिए, इससे पहले हम जो है वो सेल डिवीजन में हमने पढ़ा था माइटोसिस। तो माइटोसिस जो है वो क्या होता है, माइटोसिस होता था हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन। तो उसमें हमने पढ़ा था कि होता क्या है कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट के अंदर हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पेरेंट है, तो पेरेंट सेल के अंदर ना जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे आगे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें भी, उनमें भी। ठीक है, मतलब पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग आए उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और यही कहलाता है मेरा माइटोटिक सेल डिवीजन। तो याद रखिएगा कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है एंड इट अकर्स बाय विच सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। ये याद रखना है। कौन सा सेल डिवीजन होता है यहाँ पे, माइटोसिस। यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन जो है यहाँ पे होता है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, राइट। अब याद रखिएगा एक बात, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और जो आपके पास ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा पेरेंट की तरह ही। इसी वजह से ये पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। इसी वजह से आप क्या बोलते हो कि ये जो प्रोसेस होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस का एडवांटेज, फायदा इसका क्या है कि ये एक फास्ट प्रोसेस है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल करते हैं। एक तो हमने बहुत ही सिंपल पढ़ा कि इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा पेरेंट की तरह। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट। और साथ ही साथ जो है वो, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होती है, सिंगल पेरेंट की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है। सेल डिवीजन में अगर हम देखें तो क्या होता है, यहाँ पे माइटोसिस होता है। ठीक है, अगर देखें कि प्रोसेस फास्ट है या स्लो है तो ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी अगर मैं बात करूं तो इसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे आपके सामने सबसे पहला देखिए क्या दिया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर। जब भी मैं बात करती हूँ यूनिसेलुलर, तो यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, सेलुलर मतलब कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला जो तरीका आता है इसमें वो आता है हमारे पास क्या, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी बहुत इजी है, नाम से ही हमें पता लग रहा है, नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जरा इसको। देखिए, ये मान लीजिए, याद रखिएगा कि जो सिंपल बाइनरी फिजन है हमारा वो होता है अमीबा के केस में। ये किसके केस में होता है, अमीबा के केस में। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास है पेरेंट अमीबा। ठीक है, पेरेंट अमीबा, ये क्या होगा ना, जैसे ये पेरेंट है तो इसकी जो बॉडी है ना, पेरेंट सेल ना दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि आगे जाके दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ठीक है, आगे जाके दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, दो हाफ्स में डिवाइड हो गया, राइट। तो बेसिकली दिस इज द सिंपल बाइनरी फिजन। नाम से पता लगा बाइनरी, यानी कि पेरेंट सेल कितने हाफ्स में डिवाइड हो रहा है, दो हाफ्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इट गॉट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी हाफ्स, टू हाफ्स में डिवाइड होता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, तो देखिए होगा क्या कि जो हर हाफ है, जैसे मान लीजिए पेरेंट सेल जो है ये पेरेंट सेल है, बहुत ही क्लियरली हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास पेरेंट सेल है। तो ये आगे जाके ना, ये देखिए ये दो हाफ्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, और हर हाफ जो है क्या बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल। हर हाफ यहाँ पे क्या बनाएगा,
न्यू इंडिविजुअल को बना देगा। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए डॉटर अमीबा आपके पास तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या तैयार हो जाएंगे, डॉटर अमीबा। ठीक है, तो पेरेंट से आगे डॉटर अमीबा तैयार हो गए। सो दिस इज द बाइनरी फिजन एक्चुअली, एंड इट इज सीन इन केस ऑफ अमीबा, इट इज सीन इन केस ऑफ। ध्यान रखना, एक और बाइनरी फिजन का तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, एक और बाइनरी फिजन का तरीका हमारे पास और क्या होता है, दैट इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये आपको नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे टीपी, टीपी या टेप से याद रखना, टी फॉर ट्रांसवर्स, पी फॉर पैरामीशियम। तो ध्यान रखना, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है हमारे पास देखने को मिलता है पैरामीशियम के केस में। तो सिंपल बाइनरी फिजन अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा के केस में, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है पेरेंट पैरामीशियम से जो है वो क्या बन रहे हैं आगे, डॉटर पैरामीशियम, और ये देखने को मिलता है पैरामीशियम के केस में। ओके, फिर आता है एक और होता है हमारे पास, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अगर आप यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखते हैं, यूग्लिना कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला नाम का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे होता है यूग्लिना के केस में। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो क्या आंसर लगेगा हमारे पास, यूग्लिना के केस में। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन कर देना है। सबसे पहले आप ये अंडरलाइन करेंगे, देखिए जो प्रोकार्योट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकार्योट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोटिस्ट्स की, जैसे हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें जब हम पढ़ते हैं प्रोटिस्टा, तो इसमें जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये आते हैं। तो अमीबा में आपको अभी बताया कि क्या होता है, सिंपल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, क्लियर। पैरामीशियम में देखिए क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, यूग्लिना में कौन सा वाला होता है, क्या पढ़ा अभी हमने, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस में होता है, यूग्लिना में। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए। फिर अब देखिए यहाँ पे ना बाइनरी फिजन का आगे इन्होंने क्या दिया, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स, पेरेंट सेल डिवाइड करेगा, और जब पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। क्या आपने अभी डायग्राम में देखा हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 सिमिलर डॉटर सेल्स बन रहे हैं। और ध्यान रखना, जब भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे वो सिमिलर ही बनेंगे। जो हमारे पास डॉटर सेल्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपके पास सिमिलर। तो इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस, द पेरेंट सेल डिवाइड्स, पेरेंट सेल डिवाइड करेगा और बनाएगा 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। ठीक है, बाइनरी फिजन जो है वो आइदर होता है कैसे, माइटोसिस के द्वारा या एमाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, बाइनरी फिजन में आपके पास मतलब माइटोसिस है, ऐसा भी हो सकता है कि इक्वेशनल डिवीजन हो। ठीक है, मतलब माइटोसिस के द्वारा या फिर एमाइटोसिस के द्वारा जो होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज द बाइनरी फिजन। और एग्जांपल हमने देखे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसके केस में, अमीबा के केस में देखा हमने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है ये जो ए माइटोसिस है ये क्या होता है, जैसे हमने बोला कि माइटोसिस तो चलो इक्वेशनल डिवीजन है, ए माइटोसिस जो है वो क्या होता है, ये भी एक जो है वो एक मेथड है डायरेक्ट सेल डिवीजन का। ठीक है, ये भी डायरेक्ट सेल डिवीजन का एक मेथड होता है। ठीक है, इसमें मतलब बेसिकली ये समझ सकते हो कि कोई आपके स्पिंडल फाइबर्स, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, स्पिंडल फाइबर्स या कोई क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन जो है यहाँ पर नहीं होती है, एक डायरेक्ट टाइप का सेल डिवीजन होता है, दैट इज ए माइटोसिस। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास अमीबा की अगर हम बात करें, तो देखो हमने अमीबा में देखा, अमीबा डिवाइड्स इन 1 प्लेन, एक ही प्लेन से डिवाइड करेगा। जैसे मान लो 2 भाग में डिवाइड हो रहा है तो एक ही प्लेन से वो डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि अमीबा की ना कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है, अमीबा की शेप कुछ ऐसी होती है, इस तरह से आप देख सकते हैं, अमीबॉइड शेप होती है। इस शेप को क्या कहा जाता है,
अमीबॉइड शेप कहा जाता है, ठीक है। सो अमीबा डिवाइड्स, अमीबा की अगर हम खास बात देखें तो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे समझने की, कि अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेशल शेप, स्पेसिफिक, क्योंकि इसकी अमीबॉइड सी शेप है ना। तो ये जैसे एक ही प्लेन से यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, या फिर क्योंकि अमीबॉइड शेप है ना, किसी भी एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से जो है वो ये डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, क्या होता है इसमें, सिंपल बाइनरी फिजन, है ना, सिंपल बाइनरी फिजन। तो जैसे मान लीजिए एक इस तरह से डिवाइड हो गया ये, ठीक है, या फिर ये ऐसे भी डिवाइड हो सकता है। मतलब बेसिकली बात ये है कि कहीं से भी किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या ये, कि ये टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सिंपल बाइनरी फिजन बोलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम के केस में आप लोगों को अभी पढ़ाया, क्या बताया कि इसमें होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात करें तो ये होता है आपका यूग्लिना के केस में, क्लियर। फिर आता है बाइनरी फिजन की, अगर हम एक स्पेशल बात देखें वो क्या है कि इट इज यूजली परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको जनरली जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशन यानी कि जब अबंडेंट अमाउंट में फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, दैट इज द फेवरेबल कंडीशन। तो उस टाइम जनरली जो बाइनरी फिजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ये चीज हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, एक एक पॉइंट रिलेटेड टू बाइनरी फिजन। एक और तरीके का बाइनरी फिजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल, एक और तरीके का फिजन होता है एक्चुअली जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। तो ये भी एक्चुअली क्या होता है, ये भी एक्चुअली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म बाय अमीबा। किसके केस में होता है ये, अमीबा एंड अदर सिमिलर, ठीक है। और साथ ही साथ के और किसके केस में होता है, आपके प्रोटिस्ट के केस में, जैसे हम किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में जनरली क्या आते हैं हमारे पास, यूनिसेलुलर और यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये आते हैं हमारे पास प्रोटिस्टा में। तो अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो है वो परफॉर्म किया जाता है अमीबा के द्वारा। ट्रिक से हम याद रखेंगे एम में, एम फॉर मल्टीपल फिजन, ए फॉर अमीबा। और साथ ही साथ मल्टीपल फिजन और किस में होता है, सिमिलर प्रोटिस्ट के केस में हमने अभी बात की। सो अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया एंड thereby movements whenever there is lack of food or any other टाइप ऑफ एडवर्स। जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर में हम देखें तो स्यूडोपोडिया होता है, जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, स्यूडोपोडिया है, ठीक है, स्यूडोपोडिया। तो ये जो स्यूडोपोडिया है ना, ये ही सहायता करते हैं एक्चुअली अमीबा की मूवमेंट के लिए। लेकिन जब आपके पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, जब कंडीशंस कैसी हैं, अनफेवरेबल, क्या मैं उसी को ही बोल सकती हूँ कि कंडीशंस कैसी हैं, एडवर्स कंडीशंस हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है, और इसकी वजह से मूवमेंट्स भी जो है वो सारी मतलब स्टॉप हो जाती हैं, जब आपके पास जो है वो क्या होता है, लैक ऑफ फूड और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशंस, ठीक है। बेसिकली जो है वो क्या होता है कि जब भी लैक ऑफ फूड है या किसी प्रकार की कोई एडवर्स कंडीशन है, तो उस टाइम जो है वो क्या होता है, उस टाइम हमारे पास जो अमीबा है वो स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन को जो है, क्योंकि स्यूडोपोडिया ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट्स के लिए सहायता करता है, ठीक है, जो कि मूवमेंट्स के लिए हेल्प कर रहा है, राइट। तो होता क्या है, इट बिकम राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस टाइम क्या होता है, ये राउंडेड हो जाता है एंड फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो बना देता है अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सच एनसिस्टेड अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड एज द सिस्ट। तो बेसिकली याद रखना, हमारे पास हुआ क्या कि ये जो आपके पास यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी, ये बनेगी हमारे पास सिर्फ कब, जब कंडीशंस कैसी होंगी, जब कंडीशंस आपके पास अनफेवरेबल होगी,
ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस या जिसको हम बोल सकते हैं एडवर्स कंडीशंस होंगी। तो एनसिस्टेड अमीबा का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका मीनिंग समझने के लिए ये क्या होता है। सो इट मीन्स एनसिस्टेड अमीबा मीन्स एन अमीबा that has formed a cyst। cyst क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। cyst क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग around itself during unfavorable कंडीशंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग बन रही है, ठीक है, जिसको हमने जो है सिस्ट बोला, ये बन रही है सिर्फ अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान। ये कब बन रही है, आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान। तो ये बात याद रखनी है। और इसी अमीबा को हम क्या बोलते हैं, एनसिस्टेड अमीबा बोलते हैं। ठीक है, एनसिस्टेड अमीबा क्या हुआ, दैट अमीबा that has formed a cyst or I can say protective covering around itself during unfavorable conditions। ठीक है, कंडीशंस अनफेवरेबल क्या हो सकती हैं, सोचिए अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए लैक ऑफ फूड है, ठीक है, या फिर मान लीजिए ऐसी कंडीशंस है बिल्कुल पानी सूख चुका है, ड्राइंग ऑफ वाटर की कंडीशंस है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है। तो ये कंडीशंस क्या कहलाती है हमारे पास, ये कंडीशंस जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस या ग्रेट अनफेवरेबल कंडीशंस कहलाती है। ठीक है, तो माइक ऑन रखिए, चलो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। आपको क्लियर हुआ बाइनरी फिजन किसमें होता है, सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किसमें पढ़ा हमने, यूग्लिना में। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसमें होता है, पैरामीशियम। गुड ग्रेट। बाइनरी फिजन क्या होता है आपका, आपको समझ आया क्या होता है बाइनरी फिजन? यस मैम। क्या मैम क्या होता है बाइनरी फिजन? ठीक है, सिंपल बाइनरी फिजन में तो आप हमारे पेरेंट अमीबा से डॉटर अमीबा तैयार होते हैं। ठीक है ग्रेट। फिर आता है हमारे पास पेरेंट अमीबा से डॉटर बन रहे हैं, आगे आगे डॉटर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, फिर आपको ये बात समझ में आई एनसिस्टेड अमीबा क्या होता है, एनसिस्टेड अमीबा मतलब अमीबा ने क्या बना लिया, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इटसेल्फ, कब, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, बर्डिंग नेक्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है हमारे पास, वो है आपके पास बर्डिंग। नेक्स्ट जो तरीका है याद रखना बर्डिंग होती है ईस्ट के केस में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्डिंग आप क्या आंसर लगाएंगे, बर्डिंग किस में होती है, ईस्ट के केस में होती है, ये दे रखा है ईस्ट के केस में, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें मैं आपके साथ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ बर्डिंग की। ठीक है, तो आपको भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेनी है बर्डिंग की डेफिनेशन। फिर बर्डिंग इज ए टाइप ऑफ asexual reproduction। Budding is a type of, one second, let me share here blank slide। yes, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बर्डिंग की डेफिनेशन, ये आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन बर्डिंग क्या है, बर्डिंग आपका। ठीक है, सो बर्डिंग इज ए टाइप ऑफ asexual reproduction in which
a small outgrowth, in which a small outgrowth called as bud develops on the parent organism. This bud grows and develops into a new individual. ठीक है, तो है क्या कि बडिंग जो है एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है। इसमें क्या बनता है, इसमें आपके पास छोटी सी आउटग्रोथ बन जाती है और उस छोटी सी आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, उस छोटी सी आउटग्रोथ को जो है हम नाम क्या देते हैं, उस छोटी सी आउटग्रोथ को हम नाम दे देते हैं बड। वो बनता है ना। जैसे मान लो ये मेरा पेरेंट सेल है ना, इस पे ना एक छोटी सी आउटग्रोथ की फॉर्मेशन हुई जिसको मैंने क्या बोला, बड बोला। ठीक है, और फिर होता क्या है ना, ये बड ग्रो करेगा, जब ये मतलब मैच्योर हो जाएगा तो ये यहां से अलग हो जाएगा और क्या बना देगा, न्यू इंडिविजुअल। और एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे हम, किस में होता है ये, ईस्ट के केस में। ये किस में होता है, ईस्ट के केस में बडिंग। ठीक है, ये भी किसका तरीका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड होता है ये भी। ठीक है, तो हमें अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए क्या आप देख रहे हो, पेरेंट ईस्ट सेल है, ठीक है, एक बड बना यहाँ से, मतलब बेसिकली होगा क्या, वैसे डॉटर ईस्ट बना, लेकिन बना कहां से, बड से। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है ईस्ट सेल्स फॉर्मिंग performing budding, that is a small bud comes out of many parent cells, और यही बड आगे जाके क्या बनाएगा, नया ऑर्गेनिज्म। बस इतना ध्यान में रखना है, ईस्ट में होता है, बस दैट सिंपल। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमें समझ में आया, क्या समझ में आया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चाहे हमने बाइनरी फिजन पढ़ा, ठीक है, चाहे आप लोगों ने मल्टीपल फिजन पढ़ा, ठीक है, चाहे आप लोगों ने बडिंग पढ़ा, ये सारे के सारे जो है वो किस में हो रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। वेरी इंटरेस्टिंग, इसको भी ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला जो तरीका है वो मेरे पास आता है मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जिनमें मैनी सेल्स होते हैं, है ना, मैनी सेल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैं क्या बोलूंगी, मल्टी सेलुलर बोल दूंगी, राइट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर मैं देखूं तो पहला जो तरीका है मेरे पास वो आता है मेरा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये जरा समझते हैं। सो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन मल्टी सेलुलर। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई कि ये किसमें होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। So in this type of reproduction, the body of the parent organism, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, आई कैन से छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, उसमें टूट जाती है। ठीक है, एंड ईच फ्रेगमेंट, और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो क्या करेगा, स्टार्ट्स टू लीव एज एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये मेरे पास पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म ना, इसकी बॉडी ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हर जो फ्रेगमेंट है, ईच फ्रेगमेंट जो है, जैसे मान लो मेरे को ये फ्रेगमेंट एक मिला, तो हर फ्रेगमेंट जो है एक इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किस में देखने को मिलती है फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन होती है आपके पास एल्गी में, जैसे कि स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ध्यान रखिएगा, ये किसका एग्जांपल है, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये, ग्रीन एल्गी का। इसमें क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, हमारे पास जो स्पॉन्जिस होते हैं, है ना, स्पॉन्जिस जो होते हैं, स्पॉन्जिस लाइक साइकोन, स्पॉन्जिस में भी क्या एग्जांपल है, साइकोन का एग्जांपल है। ठीक है, ये एनिमल है एक,
है ना, एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं हम इसको, स्पॉन्जिस को, है ना, एनिमल किंगडम में आते हैं, ये एक्चुअली एनिमल है। तो स्पॉन्जिस लाइक साइकॉन, इसमें भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो दोनों आपको याद रहेंगे एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं, स्पाइरोगायरा और स्पॉन्जिस लाइक साइकॉन, ठीक है। तो ये होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन, हमें क्लियर हुआ, ठीक है। ग्रीन एल्गी स्पाइरोगायरा में मेन एग्जाम्पल याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, रीजनरेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीजनरेशन। सो यू मे नो दैट द वॉल लिजार्ड, आप लोगों ने देखा होगा जनरली कि जो वॉल लिजार्ड होती है, दीवारों पर जो छिपकली होती है, वो क्या करती है, वो ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, ब्रेक्स अप एंड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल। इमरजेंसी के दौरान वो क्या करती है ना, अपनी टेल का जो कुछ एक हिस्सा उसको अपने से अलग कर देती है, डिस्कार्ड कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो डिस्कार्ड उसने पार्ट किया है वो रीजनरेट हो जाता है थोड़े टाइम बाद, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है रीजनरेशन का, ये एक एग्जाम्पल है किसका, रीजनरेशन का, ठीक है। हाउएवर अंडर सर्टेन सिचुएशंस, एक एनिमल है जिसका नाम है प्लेनेरिया, ये भी क्या करता है, ये भी जो है वो अपनी बॉडी को जो है वो तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हर पार्ट है, उसके बाद क्या होता है, एंड ईच पार्ट रीजनरेट्स। और होता क्या है कि जिन पार्ट्स में इसने अपनी बॉडी को ब्रेक किया, वो हर एक पार्ट जो है वो रीजनरेट कर देगा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी है, और फिर आपके पास न्यू प्लेनेरिया जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम रीजनरेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ, री का मतलब होता है दोबारा, मतलब दोबारा से जो है वो कोई चीज जनरेट हो जाना। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, व्हाट इज रीजनरेशन। सो व्हाट इज रीजनरेशन, इसकी डेफिनेशन हम जरा यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्या होता है ये, द नेचुरल एबिलिटी, the natural ability of an organism to replace, restore और रीग्रो, मतलब दोबारा से ग्रो करना, लॉस्ट और डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स फुली और पार्शियली, पूरी तरह से या पार्शियली, पार्शियली का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीटली। इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि इन लोअर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक, अगर मैं बात करूं हाइड्रा की बात करूं मैं, ठीक है, मैं बात करूं प्लेनेरिया, तो इनमें क्या होता है कि जब भी रीजनरेशन होती है, सो इनके बारे में स्पेशल बात क्या है, वो ये है कि रीजनरेशन कैन फॉर्म ए, रीजनरेशन के द्वारा इनमें कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हो जाता है एक फ्रेगमेंट से, एक फ्रेगमेंट से, ठीक है, एक फ्रेगमेंट से, एक टुकड़े से, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है। तो ये होता है हमारा हाइड्रा में और प्लेनेरिया में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, इन हायर ऑर्गेनिजम्स, इन हायर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैं बात करूं लाइक ह्यूमंस की, जैसे कि हम बात करें ह्यूमंस की, या फिर हम बात करते हैं लेजार्ड्स की। तो इनमें क्या होता है, इनमें जो रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो यूजुअली लिमिटेड होता है, किसके लिए, टू टिश्यूज, बॉडी के किसी टिश्यूज तक, या फिर और स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स तक, मतलब बॉडी के किसी पार्ट तक ही लिमिटेड होगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रिपीट करती हूँ, इन हायर ऑर्गेनिजम्स
like humans, lizards, regeneration is limited to tissues or specific body parts. जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि स्किन की रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, लीवर की रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, लीवर, ठीक है, और साथ ही साथ और किसमें, लिजार्ड्स की टेल की हमने बात की, लिजार्ड्स टेल, तो ये इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। तो हमने रीजनरेशन को पढ़ा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। राइट, तो ये मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। फिर हम चलते हैं जरा आगे। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई प्लेनेरिया के बारे में। प्लेनेरिया में भी जो है रीजनरेशन होती है और वॉल लिजार्ड में भी होती है, ठीक है। बर्डिंग आपने देखा, हाइड्रा में भी जो है वो देखने को, बेसिकली बर्डिंग मतलब हाइड्रा में आपके पास बर्डिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है, हाइड्रा केस में बर्डिंग, तो ये याद रखना है। तो अगर हम बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट जो है वो क्या होता है आपका, मल्टी, ईस्ट होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। ईस्ट होता था हमारे पास क्या, यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जबकि अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा क्या है, एक नोट इट डाउन, हाइड्रा है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक है। और इसमें भी बर्डिंग होती है। तो इन केस ऑफ हाइड्रा अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, वही चीज आ गई जो बर्डिंग में आपको पढ़ाया था, ठीक है। मतलब बर्ड वही चीज आ जाएगी कि एक आउटग्रोथ है, और उससे जो है वो क्या बना, उसी से ही जो है वो नया बेसिकली नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया, सेम आएगा, बस इतना ध्यान में रखना है कि हाइड्रा मल्टी सेलुलर है जबकि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। फिर एक और तरीका होता है हमारे पास, वो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। होता क्या है कि जब भी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है, जब भी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होती है, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स की सहायता से, जैसे कि रूट की सहायता से, स्टेम, लीफ, या फिर बड की सहायता से, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ से हो रही है, वेजिटेटिव पार्ट से हो रही है, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, बड हो गया, है ना, इनसे हो रही है आपके पास क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। मैं आपको एक बार डेफिनेशन लिखवा देती हूँ इसकी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो ये आपको नोट डाउन कर लेनी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की डेफिनेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, इसमें आप नोट कर लीजिए, इट इज ए टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये किसमें होती है, प्लांट्स में, इन प्लांट्स वेयर ए, जिसमें क्या होता है, न्यू प्लांट, वेयर ए न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ ऑफ द पेरेंट प्लांट विदाउट सीड्स, बिना सीड्स की मदद से, विदाउट सीड्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मतलब न्यू प्लांट बेसिकली तैयार हो रहा है ना, वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट से, स्टेम से या लीफ से। और ध्यान रखना कि ये फिर आपके पास मतलब नेचुरली भी हो सकती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये भी हो सकता है कि नेचुरली हो, ये भी हो सकता है कि ये आर्टिफिशियली हो, ठीक है। सो इट कैन टेक प्लेस नेचुरली और आर्टिफिशियली। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये बात। अब देखते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है पोटैटोज में, ठीक है। अगर हम पोटैटोज में देखें तो पोटैटोज में क्या होता है आपके पास, पोटैटोज में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो होती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा, तो नोट कर लीजिए, पोटैटोज में
जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए वो होते हैं ट्यूबर्स। क्या होते हैं? ट्यूबर्स। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप कि बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन your potatoes that take place by what? That take place by the tubers। ठीक है, जैसे स्टेम ट्यूबर की अगर मैं बात करूं तो स्टेम ट्यूबर क्या हुआ हमारे पास? एनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम, एनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम, ये होता है स्टेम ट्यूबर। ठीक है, अगर हम बात करें रूट ट्यूबर की तो रूट ट्यूबर क्या होता है? ये होता है एनलार्ज्ड रूट, है ना, एनलार्ज्ड रूट। तो बेसिकली ये जो स्टेम ट्यूबर है, ये जिन स्ट्रक्चर्स को बियर करता है उनको हम बोलते हैं। तो एक बार मैं इसको नोट्स में लिख देती हूँ यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, मैं ट्यूबर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन भी कर लीजिए। ट्यूबर क्या होता है? एक ट्यूबर इज ए स्वोलन फ्लैशी अंडरग्राउंड। बेसिकली ये अंडरग्राउंड स्टेम या फिर रूट ही है ना। ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम या रूट है जो कि क्या करता है? दैट स्टोर्स फूड। ठीक है, जो कि फूड को स्टोर करेगा और हेल्प करेगा एंड हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सहायता करेगा। उस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलती हूँ? ट्यूबर। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ ट्यूबर की बात करूं तो मेरे पास एक होता है स्टेम ट्यूबर। क्या होता है? स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर क्या होता है हमारे पास? एनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम। क्या होता है? एनलार्ज्ड अंडरग्राउंड स्टेम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेम ट्यूबर, है ना। ये जिन स्ट्रक्चर्स को बियर करता है उनको हम बोलते हैं आईज। ठीक है, बियर आईज। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं, यही आईज जो होते हैं ना यहाँ पे, यही जो है वो न्यू प्लांट बनाते हैं, विच कैन फॉर्म न्यू प्लांट। यही जो है वो आगे जाके नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बताया कि स्टेम ट्यूबर जो होते हैं ये एनलार्ज अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि क्या बियर करते हैं? आइस को, और यही आइस आगे जाके क्या बनाते हैं? नया प्लांट। राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? रूट ट्यूबर। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? रूट ट्यूबर। रूट ट्यूबर एक्चुअली क्या होते हैं? ये होते हैं एनलार्ज्ड रूट। ये है एनलार्ज्ड रूट जिसका काम क्या है? फूड को स्टोर करना, दैट स्टोर्स फूड। जो आपको आई नाम के स्ट्रक्चर बताए वो इनके केस में नहीं होते हैं। सो डज नॉट हैव आईज बट कैन स्टिल गिव राइज टू न्यू प्लांट। लेकिन ना ये फिर भी बेसिकली नया प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, ये इनके बारे में स्पेशल बात है। रूट ट्यूबर किस में देखने को मिलते हैं? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पोटैटो। स्वीट पोटैटो के केस। स्वीट पोटैटो रूट ट्यूबर ना, और जो आपको बताया स्टेम ट्यूबर वो पोटैटो। ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन में आता है? रूट की मॉडिफिकेशन में। स्टेम ट्यूबर किस में आता है? पोटैटो में। ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रूट ट्यूबर किसके केस में? स्वीट पोटैटो के केस में, और स्टेम ट्यूबर पोटैटो के केस में। यहां तक आपको क्लियर हो गया? टेल मी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ओके। ठीक है, एक आता है हमारे पास जो है वो एक्चुअली जो है वो स्पोर्स नाम के जो स्ट्रक्चर हैं वो होते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी जो है आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको नोट्स बनवा देती हूँ इजी वे में समझने के लिए। ठीक है,
स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो क्या होता है ये स्पोर फॉर्मेशन इज एन asexual method of reproduction in which an organism produces tiny spherical unicellular structures called spores that can grow into new individuals। होता क्या है, स्पोर फॉर्मेशन जो है एक एसेक्सुअल जो है वो मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करता है, जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं, है ना, जो कि ग्रो करता है और नया ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यू इंडिविजुअल जो है वो तैयार करता है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पोर्स क्या है और स्पोर फॉर्मेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड आ जाता है, राइट। एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे कुछ एक हम बात करें, कुछ एक फंगाई में ये देखने को मिलता है, जैसे कि राइजोपस ये एक फंगस है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, और कॉमनली इसको कहा जाता है ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें म्यूकोर की, म्यूकोर भी क्या है, एक फंगस, इसमें भी स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर हम पेनिसिलियम की बात करें, पेनिसिलियम भी क्या है, एक फंगस है, इसमें भी क्या होता है, आपके पास स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है, जिनमें जैसे स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे कुछ फंगस के एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने पढ़ा राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, पेनिसिलियम। और ये किस चीज का मेथड है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हाईलाइट कर लेने हैं। राइजोपस क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड, फिर आ जाता है म्यूकोर, फिर आ जाता है पेनिसिलियम। इनमें क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, क्लियर। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है ये टॉपिक। देन नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ जरा। ये सेक्सुअल हम पढ़ चुके हैं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट हम जो है, जैसे आप पढ़ेंगे इसमें दे रखे हैं ये एग्जांपल, है ना, फंगाई लाइक म्यूकोर, ये दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और ये आगे सारा पार्ट हम कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।